हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। टीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस समय न्यूज़ में लद्दाख के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे। लद्दाख इस समय चर्चा में बना हुआ है, उसका मुख्य कारण छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 है। हम लोग दोस्तों थ्री इडियट्स मूवी देखे होंगे, उसमें आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया था वो थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहां पर आमरण अनशन किया जा रहा है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। सरकार की तरफ से लद्दाख को अनुच्छेद 371 के तहत उसमें शामिल किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये पूरा हम लोग समझेंगे लद्दाख के बारे में, छठी अनुसूची क्या है, अनुच्छेद 371 क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें समझना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बने रहिएगा आखिर तक। पूरा कंटेंट बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, आप किसी भी कोचिंग से कंपेयर कर लीजिएगा। पूरी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, पीडीएफ आपको हर एग्जाम में मदद करेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो लद्दाख छठी अनुसूची का क्या मैटर है, अनुच्छेद 371 का क्या मैटर है, ये समझते हैं। हम लोग 2019 में देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था और उसके तहत जो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको हटा दिया गया, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब जब संविधान में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, उसमें उसको एक अपना संविधान, अपना झंडा और संसद के द्वारा जो बनाया जाने वाला कानून था वहां की विधानमंडल के परामर्श पर उसको लागू किए जाने की बात की गई। अब 2019 में जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, इन सब व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और इन सब विशेष राज्य के जो विशेष दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उसको समाप्त कर दिया गया और दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होगा। दो केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बनता है। और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद कायम रही, परंतु लद्दाख से समाप्त हो गई विधान परिषद। मैटर यहीं से उड़ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। उस समय भी प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय भी लोगों के द्वारा इसमें विधान परिषद शामिल करने की मांग की गई थी, परंतु सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था इसको कुछ समय के बाद कर देंगे। और 2019 से लेकर के 24 तक हुआ नहीं ये सारी चीजें। इस समय इस कारण से इस समय जो है इसका विरोध हम लोग देख रहे हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, एक आयोग है एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इस संबंध में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस पूरे मामले में। इसलिए ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा लेकिन क्वेश्चंस के लेवल में अंतर हो जाएगा। तो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। इसने क्या अनुशंसा की थी? इसने अनुशंसा की थी कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल होना चाहिए। अब छठी अनुसूची हम लोग अनुसूची वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को शामिल किया गया। तो इसी के तहत लद्दाख को भी इसमें शामिल किया जाए। और क्यों शामिल किया जाए, कारण बताया, क्योंकि 90% से अधिक यहाँ पर जनजाति लोग, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से 90% से अधिक, इसलिए इसको जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की श्रेणी में अर्थात छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अब इसमें कुछ जनजाति जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, पता होना चाहिए। बाल्टी है, वेदा, बाल्टी उठाते, बाल्टी, वेदा, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, द्रोकपा, दर्द, शिन, गर्रा, मोन और पुरिकपा, ये कुछ जनजातियां हैं, वहां की विशिष्ट जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट जनजातियां। कुछ के नाम याद होने चाहिए, समूह में नाम दे सकता है, सिंगल भी नाम दे सकता है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एनसीएसटी ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। उसने कारण बताया कि यहाँ पर 90% से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है, इसलिए इसको शामिल किया जाए। अब लद्दाख के द्वारा क्या मांग की गई हम लोग ये देखते हैं। लद्दाख के द्वारा मुख्यतः ये जो सोनम वांगचुक है ना, सोनम वांगचुक जो थ्री इडियट्स में जिनका किरदार आमिर खान ने निभाया था, सोनम वांगचुक वो हैं जो एक इनोवेटर है, साइंटिस्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पर्यावरण विज्ञानी भी, पर्यावरण संरक्षक भी हैं। तो इनके द्वारा किया जाने वाला आंदोलन इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आखिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये आखिर आमरण अनशन क्यों कर रहे हैं। तो इनके द्वारा मांग की गई कि लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए। मतलब जो 2019 में पुनर्गठन अधिनियम आया था उसके तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के साथ ही विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लद्दाख में विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी। अब लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, वही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की श्रेणी में ही इसको भी शामिल कर लिया जाए।
लेह और कारगिल को संसद में 2 अलग अलग सीटें दी जाएं, संसद में 2 अलग अलग सीटें दी जाएं, क्योंकि विधान परिषद भी एक तो समाप्त हो गई थी, वहां पर विधान परिषद जो थी जम्मू कश्मीर में पूरी समाप्त हो गई थी। तो अब इन्होंने मांग की कि इनको छठी अनुसूची में राज्य का दर्जा दिया जाए और लेह और कारगिल को जो है संसद में 2 अलग अलग सीटों का प्रावधान भी किया जाए। ठीक है, अब लद्दाख लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाए ताकि वहां के लोग प्रशासनिक अधिकारी बन सके, प्रशासनिक सेवा में जा सके। इसलिए लद्दाख लोक सेवा आयोग के गठन का भी मांग की जाने लगी। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ऐसे ही लद्दाख लोक सेवा आयोग का भी गठन की मांग की जाने लगी। अब ये सारी मांगे की गई। अब ये सारी मांगे क्यों की गई, आखिर क्या कारण था इन सारी चीजों का मांग करने का, ये देखते हैं। क्योंकि अब देखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, है कि नहीं, विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी, तो लद्दाख का जो क्षेत्र था पूर्णतः नौकरशाही के पास आ गया। मतलब लद्दाख का क्षेत्र पूर्णतः नौकरशाही के पास आ गया था। और हम लोग भारत की नौकरशाही प्रणाली समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। भारत की जो नौकरशाही प्रणाली होती है ये आधिकारिक तंत्र होती है कि नहीं, मतलब औपनिवेशिक मानसिकता से भी अभी भी ग्रसित है भारत की नौकरशाही प्रणाली। मतलब कहते हैं ना कि हुक्म चलाने वाली, जाओ जाओ तुम्हारा काम नहीं करेंगे, जाओ यहाँ जाओ वहां जाओ। हम लोग ऑफिस में नॉर्मल देखते होंगे कि इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, है कि नहीं। वहां पर अभी भी पूर्णतः नौकरशाही है और सरकार यहां से काफी दूर है। सरकार दूर होगी क्योंकि विधान परिषद भी समाप्त कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तो सीधे राष्ट्रपति के अंडर में, तो सरकार यहां से काफी दूर है। और सरकार अगर दूर होगी, सरकार दूर होने का मतलब वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं संसद में, विधान परिषद में चुन के नहीं जा रहे हैं, मतलब वहां के जनता की आवाज ना तो संसद में जा रही है ना तो विधान परिषद में जा रही है, मतलब लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इस कारण से मांग की गई। और स्थानीय लोगों को एक डर बना हुआ है। क्या डर बना हुआ है? स्थानीय लोगों को डर है कि उनकी भूमि ना चली जाए, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व ना तो विधान परिषद में है ना तो संसद में है। तो उनको डर बना हुआ है कि उनकी भूमि ना चली जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा वहां पर क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा वहां पर विकासात्मक गतिविधियां की जा रही हैं, जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। अन्य राज्यों के लोग भी वहां जाएंगे, जमीन खरीदेंगे, तो उनकी भूमि ना चली जाए। ये सारे मैटर हो गए। सरकार के द्वारा वहां पर विकासात्मक गतिविधियों के कारण जमीनों का अधिग्रहण होगा, तो वहां से भूमि चली जाएगी। उनके रोजगार ना छिन जाए। जब बाहर के लोग जाएंगे वहां रोजगार करने, तो स्थानीय रोजगार की कमी हो जाएगी, है कि नहीं। ये हो जाएगा, संसाधनों का नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, उनकी संस्कृति ना नष्ट हो जाए। अभी जैसे हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, इन सब जगहों पर क्या होता है, इन सब लोगों को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है कि ताकि वो लोग अपनी संस्कृति को संरक्षित करें। इसीलिए तो ये छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति बनी रहेगी, है कि नहीं, बाहरी लोग उतना हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इनको ये भी डर सता रहा है कि संस्कृति ना नष्ट हो जाए, जनांकिकीय परिवर्तन ना हो जाए, मतलब जनसंख्या का परिवर्तन ना हो जाए। मतलब बाहर के लोग जब जाएंगे वहां बसने, तो बाहरी लोग अधिक होने लगेंगे, जनसंख्या परिवर्तन होने लगा, जनसांख्यिकी परिवर्तन होने लगेगा, है कि नहीं। और संसाधनों का विनष्टीकरण भी होने लगेगा, स्थानीय लोगों को संसाधन की आपूर्ति में कमी होने लगेगी। तो ये सारी चीजें हैं, इस कारण से मांग की गई। और 2 परिषदें हैं वहां पर, 2 परिषदें, लेह और लद्दाख, परंतु इनकी शक्तियां काफी सीमित है, इसलिए भी मांग की जा रही है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में और राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, ये चीजें हो। अब छठी अनुसूची क्या होता है, हम लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 244(2), जो संविधान का भाग 10 है, कुछ विशिष्ट समुदायों के लिए विशिष्ट प्रावधान है, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 244 का जो 1 है उसमें 5वीं अनुसूची शामिल है, और 244 का जो 2 है उसमें छठी अनुसूची शामिल है। और छठी अनुसूची क्या करता है, स्वायत्तता प्रदान करता है, और स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान देना है, छठी अनुसूची में शामिल होने के कुछ लाभ हैं। लाभ क्या है, अब ये आगे देखते हैं, इसीलिए मांग की जा रही है। लाभ ये है दोस्तों कि एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाएगा। स्वायत्त जिला परिषद के गठन और पुनर्गठन का प्रावधान करता है। और कौन करेगा स्वायत्त जिला परिषद, उसको राज्यपाल करेगा, ना कि संसद या राज्य विधानमंडल करती है। वहां के राज्यपाल के द्वारा एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है, और उसको निर्देश कौन देता है, निर्देश राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा ये है स्वायत्त जिला परिषद जो होता है वो संचालित होता है। ठीक है, अब इस स्वायत्त जिला परिषद को दोस्तों कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं, कुछ वैधानिक अधिकार दिए जाते हैं, कुछ न्यायिक स्वायत्तता भी दी जाती है। कुछ मामलों में ये ग्राम न्यायालय के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, इसलिए मांग की जा रही है कि छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। स्वायत्त जिला परिषद के बारे में देखते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सारा सेशन महत्वपूर्ण, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये सदस्य इसके 30 हो जाएंगे, जिसमें निर्वाचित 26 होते हैं
और मनोनयन 4 होते हैं, जो मनोनीत होते हैं अन्य राज्यों की तरह, जैसे राज्यपाल मनोनीत करता है यहाँ पर भी राज्यपाल मनोनीत करेंगे, और अन्य की तरह जैसे निर्वाचित होते हैं वैसे यहाँ पर 26 निर्वाचित होंगे, और निर्वाचित जैसे अन्य राज्यों में 5 वर्ष के लिए होते हैं यहाँ पर भी 5 वर्ष के लिए होंगे। ठीक है, ये हो गया। मनोनयन 4 सदस्य होंगे, 26 और 4 ध्यान देना है। ठीक है, अब जो ये स्वायत्त जिला परिषद होती है इनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनकी शक्तियां क्या होती हैं? अर्ध विधायी होती है, अर्ध न्यायिक होती है, कार्यकारी होती है। अर्ध विधायी का मतलब पूर्ण विधि बनाने का अधिकार है, लेकिन पूर्णतः संसद या विधानमंडल की तरह विधि बनाने का अधिकार नहीं है। मतलब किसी न किसी से परामर्श लेके, जैसे राज्यपाल से परामर्श लेके विधान बनाएंगे, लेकिन खुद विधान बनाएंगे अपने लिए। ठीक है, अर्ध न्यायिक ऐसे ही न्याय करने का काम हो जाता है, ग्राम न्यायालय की तरह काम करेंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन पूर्णतः न्यायिक कार्य नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भांति। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन कुछ न्यायिक मामले इनको दिए जाते हैं, इसलिए इनको न्यायिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी संगठन भी स्वायत्त जिला परिषद को कहा जाता है। ठीक है, अब इनको कानून बनाने का अधिकार, जैसे अर्ध विधायी है, विधायी मतलब विधि बनाना, तो क्या क्या कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं? भूमि से संबंधित वहां की जो स्थानीय भूमि है, भूमि, जंगल और नहर के बारे में उनको वहां पर कानून बनाने का अधिकार, और ग्राम प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जाए इस संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार है। अब विवाह, जैसे दीवानी मामला आ जाता है, विवाह दीवानी मामला है, तलाक दीवानी मामला, विरासत दीवानी मामला है, संपत्ति स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये भी दीवानी मामला है। सामाजिक रीति रिवाज के संबंध में भी ये कानून बनाते हैं। अब जैसे वहां की स्थानीय संस्कृति है, अब वहां की स्थानीय संस्कृति के बारे में स्थानीय लोग ही कानून बनाएंगे, तभी तो ज्यादा उचित होगा स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए, है कि नहीं? अब संसद है या दूसरे लोग हैं, अगर कानून बनाएंगे तो उतना बेहतरीन कानून नहीं बना पाएंगे जितना स्वायत्त जिला परिषद बना लेगी कानून। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। भूमि राजस्व एकत्र कर सकती है, कर लगा सकती है, किसी संबंध में धन को उधार दे सकती है, किसी भी संस्था को, व्यापार को विनियमित कर सकती है, वहां के व्यापार को ये स्वायत्त जिला परिषद जो है विनियमित कर सकती है। ठीक है, और मुख्य इंपॉर्टेंट खनिज निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों से रॉयल्टी एकत्र करना। ठीक है, अब ये लोग मांग कर रहे हैं हमको छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, और सरकार चाह रही है इनको अनुच्छेद 371 में शामिल कर दिया जाए। सरकार इसलिए चाह रही है इनको 371 में शामिल कर दिया जाए। 371 में क्या होता है कि कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर छठी अनुसूची में शामिल करते हैं तो ये सारी चीजें एक स्वायत्त शासी जिला परिषद के अधीन हो जाएंगी, और सरकार के द्वारा खनिज निष्कर्षण, सरकार के द्वारा वहां पर भूमि अधिग्रहण, ये जो ना संपत्ति स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण, विकासात्मक कार्यवाही में कमी हो जाएगी। इसीलिए सरकार चाह रही है इनको 371 में शामिल कर दिया जाए, और ये सारी चीजें ना हो, इसलिए वहां के स्थानीय निवासी चाह रहे हैं कि इसको छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए कि सरकार का हस्तक्षेप ना हो, ना तो हमारी भूमि में हो ये वाला, ना तो हमारी भूमि में हस्तक्षेप हो, ना रोजगार में हो, ना संस्कृति में हो, और ना ही जनांकिकीय परिवर्तन हो। तो ये सारी चीजें हैं। और प्राथमिक स्कूल, बाजार, फेरी, मछली पालन और राजस्व एकत्र करने के संबंध में भी वहां के स्वायत्त शासी जिला परिषद को अधिकार दिया गया है। गांव की परिषद न्यायालय की तरह काम करेगी, ये आ गया ना न्यायालय, और कार्यकारी भी हम लोग देख चुके हैं अभी इसी में, न्यायालय कार्य हो गया। मतलब गांव की परिषद जो होती है न्यायालय की तरह काम करती है। अब न्यायालय में ये लोग क्या करते हैं, जैसे 5 वर्ष से अगर अधिक सजा या मृत्यु की सजा होती है तो ये न्यायालय के पास जाती है। ये ग्राम न्यायालय नहीं करती, गांव की परिषद नहीं करेगी, क्योंकि ये भारी भरकम मामला हो जाता है कि नहीं। उम्र कैद देना हो, 5 वर्ष से अधिक की सजा देनी हो, या किसी को फांसी देनी हो, मृत्युदंड देना हो, तो ये न्यायालयों में ट्रांसफर हो जाएगा, ना कि ये लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। और इन सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। ये सारे जो कानून बनाएंगे ना, इन सारे कानूनों के लिए कोई भी कानून बनाएंगे राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। इसीलिए तो इसको अर्ध विधायी कहा गया है, अर्ध न्यायिक कहा गया है कि नहीं। अगर इनको किसी से आवश्यकता नहीं होती परमिशन लेने की, तो ये पूरे विधानमंडल हो जाते, पूरे न्यायालय हो जाते। इसीलिए इनको अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक कार्यकारी कहा गया है, क्योंकि ये राज्यपाल से हर कानून के लिए सहमति लेते हैं। अब इनके संबंध में चुनौती क्या क्या है, चुनौती हम लोग देख लेते हैं। संविधान में छठी अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। मतलब अगर इसको भी शामिल करेंगे तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक जटिल कार्य हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची है, 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची अन्य जनजाति क्षेत्र के लिए, मतलब जो छठी अनुसूची में राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अतिरिक्त अन्य जनजाति क्षेत्रों के लिए
5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। अब 5वीं अनुसूची, जैसे देखिए, इसीलिए 5वीं अनुसूची की मांग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए 6ठी अनुसूची का मांग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अब इसमें 10 राज्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 राज्य आपको अभी 10 सेकंड में याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, कोई ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है। ठीक है, दिमाग लगा के सुनना भी है। पहले नाम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। देखिए, अच्छा, आप लोग ऐसे ही जब नाम पढ़ें तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश कहां पर है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। मतलब यहां से शुरू हो रहा है और ऐसे करके आ रहा है एक क्रम से। देखिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब ऐसे करके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर अब ऐसे आ जा रहा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड ऐसे ले लेंगे, फिर ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्रम बन रहा है इन राज्यों का। और ये 10 राज्य हैं। कौन कौन से 10 राज्य हैं, हमारे साथ बोलने की कोशिश करिएगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, ठीक, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये 10 राज्य जैसे हमको याद हो गए हैं, आप लोगों को भी उम्मीद करते हैं याद हो जाएंगे, और एक दो बार देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत आसान तरीका है याद करने का। हर मैपिंग ऐसे ही होती है। ठीक है, अब मणिपुर की मांग थी परंतु शामिल नहीं किया गया। मतलब जैसे मणिपुर की भी मांग थी कि हमको भी 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, तो इसको मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है, तो लद्दाख को कैसे शामिल कर लिया जाए, है कि नहीं। फिर इनकी भी आवाज उठने लगेगी। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पूरे जनजाति क्षेत्र हैं, फिर भी इनको शामिल नहीं किया गया है, तो लद्दाख को कैसे शामिल कर लिया जाए। यहाँ पे तो 90% से अधिक ही जनसंख्या है, 95% करीब है। ठीक है, तो कैसे इनको शामिल कर लिया जाए, इनकी भी मांग उठेगी। इसके लिए संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जा सकता है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को 6ठी अनुसूची के तहत संविधान में प्रावधान किया गया है, तो अन्य को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर लद्दाख को शामिल कर लिया जाता है तो अन्य राज्य की मांग भी बढ़ने लगेगी, है कि नहीं। मणिपुर की मांग, अरुणाचल प्रदेश की मांग, नागालैंड की मांग और अन्य राज्यों की भी मांग उठने लगेगी, है कि नहीं। ये चीज हो गई। अब सरकार कह रही है कि तुमको 6ठी अनुसूची में नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमारे अधिकार फिर कम हो जाएंगे, हम जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाएंगे, हम वहां पर विकासात्मक गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम एक प्रावधान करते हैं कि आपके लिए अनुच्छेद 371 ले आते हैं। अनुच्छेद 371 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी सब याद हो जाएगा। अनुच्छेद 371 ABCDEFGHIJ जे तक है, पूरा याद हो जाएगा आपको, 1 सेकंड में याद हो जाएगा सारा। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है, उसी के कारण अब देखिए, लद्दाख को अनुच्छेद 371 के उपखंडों में शामिल किया जा सकता है, सरकार कह रही है ऐसा। ठीक है, उपखंड मतलब यही ABCDEFGH में। ठीक है, इसी में अगला बना देंगे कोई। ठीक है, अब अनुच्छेद 371 क्या है, हम लोगों को संविधान के जब भाग वाला सेशन पढ़ रहे थे तो भाग 21 आता है। भाग 21 आता है अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, और उसी में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया था, मतलब अस्थायी प्रावधान था। इसीलिए तो 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया और अनुच्छेद 370 को निरसित कर दिया गया, क्योंकि ये अस्थायी थे। जब इनको शामिल किया गया था तो अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है, तो इसीलिए लद्दाख को भी इसमें शामिल किए जाने की बात सरकार कह रही है कि सरकार इसको अनुच्छेद 371 में शामिल करेगी अस्थायी प्रावधान के लिए। ठीक है, अब अनुच्छेद 370 हो गया ये। ठीक है, अब अनुच्छेद 371 में क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना है, इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल याद नहीं कर पाते हैं कि बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है। अभी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। हमने बल्कि प्रैक्टिस सेट जब करा रहे थे आरओ या पीसीएस का, उसमें भी बताया था ये। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात में विकास बोर्ड की स्थापना है। महाराष्ट्र और गुजरात में विकास बोर्ड की स्थापना के लिए अनुच्छेद 371 शामिल किया गया था सबसे पहली बार, और उसके बाद जो है इसी में अन्य प्रावधान उपखंड जोड़े गए। अब महाराष्ट्र में 2 क्षेत्र आ जाते हैं, मराठावाड़ा और विदर्भ आ जाता है। मराठावाड़ा और विदर्भ में विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विकास बोर्ड का गठन किया गया था। और ऐसे ही गुजरात जो कच्छ होता है, कच्छ की खाड़ी देखे हम लोग, है कि नहीं, ग्रेट रण ऑफ कच्छ, लिटिल रण ऑफ कच्छ, है कि नहीं, ये देखते हैं। और सौराष्ट्र के लिए एक विकास बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, अब इससे भी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद हो जाएगा, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। ठीक है, अब अनुच्छेद 371 में नागालैंड है। अब हम लोग कहते हैं ना, आना यार चलते हैं कहीं, है कि नहीं, आना यार चलते हैं कहीं, या आना यार चलते हैं कहीं, है कि नहीं, तो ये सब बोलते रहते हैं। तो अब ए से नागालैंड हो जाता है, और शुरुआत की जो चीजें होती है हमको याद हो जाती हैं लगभग लगभग।
ए से अनुच्छेद 371 आना हो गया, नागालैंड हो गया, अन्नाबाई कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो नागालैंड हो गया। नागालैंड में जो नागा पहाड़ी है और ट्वेनसांग पहाड़ी है, वहां पर शांति और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, अब नागालैंड हम लोग देख लेते हैं कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के एकदम सीमा पर है। अरुणाचल प्रदेश मतलब नीचे है नागालैंड, मतलब म्यांमार से सीमा लगती है। तो वहां पर शांति और कानून व्यवस्था बनाया जाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नागालैंड म्यांमार की सीमा पर है और पूरा जो है म्यांमार की सीमा से भारत का लगभग बहुत सारा हिस्सा जो छिद्र सीमा है, तो वहां से मानव तस्करी, अफीम की तस्करी, गांजा भांग चरस की तस्करी और महिलाओं की तस्करी, बच्चों की तस्करी, इन सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, इसीलिए नागालैंड में एक विशेष प्रावधान के तहत इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 371 ए में। अब बी में असम है, भसम हम लोग कह देते हैं, है कि नहीं, भसम हो जाओ, है कि, या आना बस से चलते हैं, बस, ये बी ए एस हो गया, बस है ना, आना बस से चलते हैं हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बहुत अनुच्छेद 371 सी। अब हम लोग जब बचपन में थे तो एक लड़की, मतलब जब खेलते रहते थे तो एक लड़की का नाम सीमा था, हमको कैसे याद हुआ बताते हैं, सीमा था, तो उसको चिढ़ाने के लिए हम लोग क्या कहते, सिमड़ी है, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिएगा, तो ये सब पहले की बातें हैं, तो सिमड़ी सिमड़ी कहते थे, मतलब सिमड़ी, है कि नहीं, तो सिमड़ी से हमको ये याद हो गया। सी में मणिपुर है तो सिमड़ी याद हो गया, ठीक है। अब डी देखिए, डी 371 डी में आंध्र प्रदेश है, 71 डी आंध्र प्रदेश, डी देखिए थोड़ा सा राइमिंग मिल रहा, आंध्रा, आंध्रा, डी डी धा, मतलब डी इसमें भी भारी भरकम है और डी इसमें भी भारी भरकम है, तो डी से आंध्र प्रदेश राइमिंग वर्ड मिल जाता है, तो हमको याद करना आसान हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को जल्दी चीजें याद हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिठा लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं, इसीलिए उनको जल्दी याद हो जाता है। और कुछ लोगों को नहीं याद हो पाता है क्योंकि वो उतना कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते हैं कि ये सब चीजें कर पाए, ठीक है। तो डी में क्या है, आंध्र प्रदेश। ई डी ई एक साथ है, ई में आंध्र प्रदेश में जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए अनुच्छेद 371 ई में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब एफ, अब जैसे मछली पकड़ने हम लोग जाते थे, मान ली तालाब वालाब में कहीं, तो हम लोग कहते फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई, तो फंसी है कि नहीं, फंसी गई, ठीक, तो मछली फंस गई, ठीक है, ये हम लोग कह लेते हैं। एफ से फंस गई, सिक्किम हो गया एफ से। अब जी मिजो है, तो जी इधर भी भारी भरकम है और मिजोरम में भी जो भारी भरकम है, तो जी मिजो हो गया, जी मिजो, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। एच अरुणाचल प्रदेश में, एच अरुणाचल, तो एच अरुणाचल, इधर भी इसका वेटेज एच का ज्यादा है, अरुणाचल में भी एच का वेटेज ज्यादा है, तो एच से 371 एच से अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। आई गो टू गोवा, ठीक है, अनुच्छेद 371 आई गो टू गोवा। अब जैसे हम लोग जब भाग 4 का पढ़ रहे थे, मतलब मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे, उसमें 51 ए का आई था, अनुच्छेद 51 ए का आई था। अब देखिए हमको याद है ये कि आई माई संपत्ति, मतलब सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण की बात की गई थी मौलिक कर्तव्य में, अनुच्छेद 51 ए का आई था, हमको वहां से याद हो गया। तो आई गोवा यहां पर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 371 आई गोवा, आई गो टू गोवा कह सकते हैं। अब जे नाटक कर रहे हैं यार, हम लोग कहते रहते हैं ऐसे, ये बहुत नाटक, ये बहुत नौटंकी करते हैं, है कि नहीं, तो जे कर्नाटक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद होगा। अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आप अब बिना देखे रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है, ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 371 ए में आना नागालैंड हो गया, बी में भसम, बी में असम हो गया, सी सिमड़ी मणिपुर हो गया, डी आंध्र प्रदेश हो गया, ई आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय हो गए, ई के बाद क्या जाता है एफ, एफ से फंसी गई मछली, फंस गई, सिक्किम हो गया, ठीक है। एफ के बाद जी मिजोरम हो जाता है। आई गो टू गोवा, गोवा हो गया, ठीक है। आई के बाद क्या आ जाता है, जे आ जाता है, जे कर्नाटक हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को ये पूरा अनुच्छेद 371 और ये पूरा मामला क्या था, पूरा हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और विद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ी बहुत ट्रिक भी लगा के करके हमको समझ में आ गया। अब अगली क्लास हम लोग एनसीएसटी के बारे में ले आएंगे। एनसीएसटी क्या है, चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लद्दाख के बारे में क्या मैटर था पूरा हम लोग समझ लिए, छठी अनुसूची क्या है, अनुच्छेद 371 क्या है, सोनम वांगचुक की तरफ से क्या, लद्दाख की तरफ से क्या मांग की जा रही है, सरकार क्यों नहीं चाह रही है कि इसको छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।